Hello everyone. Good morning to all of you. So today we are going to discuss this module fluid exercise 1 से start कर लेते हैं. Hopefully sound और स्क्रीन दोनों आपको क्लियर होंगे. So exercise 1 में आपने ट्राई किया होगा. You are expected कि आपने exercise 1 तो ट्राई कर ही लिया होगा. So इस पर आपके जो इश्यूज हैं यू कैन शेयर द क्वेश्चन नंबर जो आप चाहते हो कि डिस्कस किया जाए, तो उनको मैं आपको ब्रीफ में या डिटेल में जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा वैसा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो एक्सरसाइज 1 ऑफ फ्लूइड हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा टफ गया हो या आपसे सॉल्व कम हुआ हो. इन केस दिस इज द सिचुएशन तो फिर आपको पूछना होगा. सो एक्सरसाइज 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो. टोटल 54 क्वेश्चंस हैं इस पे. इन केस आपने सारे कर लिए होंगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि देयर इज नो क्वेश्चन, तो फिर हम लोग आगे अगले एक्सरसाइज पे भी मूव कर सकते हैं. एंड डोंट बी शाय, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपको पूछना है. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू गाइस. आई एम नॉट गेटिंग एनी फीडबैक. ओके गुड, इसका मतलब आपको सुनाई दे रहा है. सो एनी क्वेश्चन टू एनीवन फ्रॉम एक्सरसाइज 1 ऑफ फ्लूइड. ओके कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास तो मैं उनका नाम लिख लेता हूँ. 13, 15, 21 और 18 भी है. 29, 35, 47, 30, 37, 4, 14, 20, 37. ओके सो ये आपकी डाउट कैटेगरी में. और भी आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप बोल सकते हो कभी भी. सो वी आर प्रोसीडिंग विद दिस, ट्राइंग टू बी इन ऑर्डर. सो फर्स्ट जो आपने पूछे है वो 40 है, सॉरी 4 है. 4 से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट आपसे हो गया होगा, सेकंड हो गया होगा, थर्ड हो गया होगा, फोर्थ में बोलता है यूट्यूब. ये यूट्यूब से रिलेटेड है. 23, 37 और 44 एक्स्ट्रा है. एक बार चेक कर लेते हैं. 23, यस 23 एक न्यू एंट्री है. 37 हो चुका है. 44 भी इसमें काउंटेड है तो 44 को ऐड कर लेते हैं. काउंट करना है एनीवे. इट सेज कि क्वेश्चन नंबर 4, it says there's a YouTube having horizontal arm of 20 centimeter, has uniform cross section area which is given to you. It is filled with water of volume 60 cc. What volume of liquid of density this should be poured from one side into YouTube so that no water is left in the horizontal arm of the tube. So horizontal आर्म ऑफ द ट्यूब में कोई वाटर नहीं रहे, ऐसा अपने को करना है.
सो इनकेस अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे और दोनों सिचुएशन को समझ लेंगे, उसके बाद आप पाएंगे कि ये आइडिया लगाना आसान होगा अपने लिए। सो एक ऐसा पिक्चर बना सकते हैं कि दिस इज यूट्यूब। एक काम करते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दिखाते हैं, क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल बोला भी है। ऐसा बना देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है और लेटर ऑन कुछ ये सिचुएशन जा रही है। 4, 5, 35। ओके, सो वी विल बी कीपिंग दिस क्वेश्चंस जो आपने लिखा है उनको भी हम ऐड कर लेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। इनिशियली वाटर आपने फिल किया हुआ कितना है, 60 सीसी है। सो 60 सीसी वाटर कुछ ऐसे फिल होगा एंड 20 सेंटीमीटर इसका हॉरिजॉन्टल आर्म है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा इस वाले पोर्शन में वो 20 सीसी आ जाएगा। सो 20 सीसी वॉल्यूम उसके हॉरिजॉन्टल पार्ट में रहा होगा। टोटल आपने 60 सीसी किया है, सो 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 बचेगा। तो इसमें 20 सेंटीमीटर का आपको हाइट नजर आएगा। इस पे भी 20 सेंटीमीटर का हाइट नजर आएगा। इनिशियली इट इज वाटर। देन आफ्टर आप क्या करते हो, इस पे एक दूसरा लिक्विड को पोर करते हो। जब आप सेकेंड लिक्विड को पोर करते हो वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, 4 ग्राम पर सीसी, वाटर से ज्यादा डेंस है। इसका मतलब वो क्या करेगा, दैट लिक्विड विल डिस्प्लेस दी वाटर। फिर वो जो नया लिक्विड है वो कुछ आपने इतना पोर किया है कि वो हॉरिजॉन्टल पोर्शन को हटा देता है वाटर को। तो जो वाटर रहा होगा वो केवल वर्टिकल लिम्स में चला जाएगा। ये जो इस पिक्चर बनाई है वो नॉट टू स्केल है। तो ये टोटल हाइट कितनी होगी ये हम पता कर सकते हैं। कैन वी से ये 60 सेंटीमीटर हो सकती है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो इंटायर वाटर विल गो अप। और ये अभी भी 20 सेंटीमीटर रहा है। ये अपने को पता करना होगा एच, या फिर इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी पता करनी होगी। आपसे पूछता है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस हैज टू बी पोर्ड इन सो दैट, इसका मतलब अपने को क्या आंसर देना है, एच इंटू +20। सो आपको आंसर देना है एच +20 इंटू 1। सो इतने सीसी के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। 1 क्यों किया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है। क्या आप एच कैलकुलेट कर पाएंगे? होपफुली कि आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं तो अपना काम हो जाएगा। उसके लिए आप सिंपली एक काम कीजिए कि बॉटम का प्रेशर यहाँ से और यहाँ से इक्वेट करा दीजिए। सो एच कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो रूल जाएगा, इसकी डेंसिटी रो पकड़ लेते हैं और इसकी डेंसिटी रो नॉट पकड़ लेते हैं। सो यू नीड टू राइट एज रो जी एच इज इक्वल टू रो नॉट जी एच की जगह 60। आई होप इसके बाद आप कर ले जाओगे। और अगर हमको सॉल्व भी करना हो तो एच की वैल्यू कितनी आ जा रही है अपने पास, 60 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम पर सीसी में 15 सेंटीमीटर। ये 15 हो गया और ये 20 दिया गया, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 15 + 20 दैट लीड्स टू 35 सीसी। ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, उस ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। सो डी आपका आंसर बन जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। आपको पिक्चर बनानी थी, टोटल वॉल्यूम को लिखना है, लिक्विड को पोर करना है, फिर जैसा सिचुएशन उसने बोला है कि हॉरिजॉन्टल में वाटर नहीं रहेगा तो उसको एक लिप में ले जाना है और बाकी उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड। इसके बाद लॉजिक ऑर्डर पे चलेंगे तो आपने कुछ और भी क्वेश्चन बोला है, 5 और 35। सो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 5 और 35। 35 ऑलरेडी एडेड है। इसके बाद आपने 5, 12, 13 बोला, 5 इज देयर, 13 इज देयर, तो 12 को भी ऐड कर लेते हैं। 14, ओके, 14 इज देयर एज वेल। सो 30 भी है, 37 भी है, 37 यस। 18 के बारे में आपने बोला है, सो क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो गोइंग टू बी डिस्कस्ड। ओके फाइन। नेक्स्ट आएगा 5, तो आगे 5 पे आ जाते हैं। 5 एक अच्छा क्वेश्चन है और अब में से हो सकता है कई लोगों ने कर भी लिया हो। सो इट्स इज लाइट, जिसका मतलब उसका खुद का वेट नहीं है, सेमी सिलेंड्रिकल गेट लगाया गया है और उसको ओ पॉइंट से पिवट किया गया सो दैट कि वो रोटेट कर सके। और लो डेंसिटी के लिक्विड को ये होल्ड कर रहा होता है। फोर्स एफ लगाया गया है रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और आपसे पूछता है कि ये फोर्स कितना होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। तो ये पिक्चर दी गई है।
पहले तो हमने को ये पिक्चर को समझना है कि जो इसने बोला है क्या वही बता रहा है, किस तरह से सिलेंडर है क्या है। सो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये लिक्विड है रो डेंसिटी का, और ये सिलेंडर है, सेमी सिलेंड्रिकल गेट है, सो दैट इज गेट। और ये ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसा भी और इस तरह से भी। सो अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो आप पाओगे कि दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दैट, ऐसा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों रोटेट करना स्टार्ट करेगा, उसके पीछे वजह है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर फोर्स ऐसे लग रहे होंगे। और आप जानते हो कि जैसे आप डाउन साइड जाते हो तो फोर्स बढ़ता रहता है। सो अगर यहाँ से मिड लेवल से ऊपर देखो तो अप साइड के फोर्सेस नट सेल में इसको इस तरह से रोटेट कराना चाहेंगे, डाउन साइड के फोर्सेस को इस तरह से रोटेट कराना चाहेंगे। लेकिन डाउन साइड के फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, क्यों? क्योंकि डाउन साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो आप पाओगे कि डाउन साइड का रोटेशन विल बी स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द अप साइड का रोटेशन। हेंस वो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ नजर आएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने ये फोर्स एफ लगाया। जब आप एफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर उस टॉर्क को काउंटर करना होगा, और अगर टॉर्क काउंटर हो गया तो अपना काम हो जाता है। सो तो अपने को ये पता करना होगा कि कितना टॉर्क आ रहा होगा लिक्विड की वजह से, और फिर कितना टॉर्क ये फोर्स देगा जो आपने लगाया है, फिर दोनों टॉर्क को बैलेंस करना है। ये आइडिया है। इस आइडिया पे वर्क करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे, फिर इसके बाद अपना आंसर आएगा। तो सॉल्व करने के अपने पास कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि वन वे इज दिस कि आप यहाँ से इसको रेफरेंस लाइन ले लो, और यू टेक सम गो एट सम थीटा एंगल, और थीटा एंगल पर अगर जाने के बाद फिर आप डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट ले लो। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, सो दैट कि कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सो इस स्मॉल एलिमेंट को पकड़ते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट पे जो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो आप पाओगे प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होगा टूवर्ड्स द सेंटर। और ये जो आपका डीएफ होगा, इसके दो कंपोनेंट करेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स का मतलब हुआ है, एक कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे और दूसरा कंपोनेंट हम इस तरह से वर्टिकल कर लेंगे। आप दो कंपोनेंट ना भी करो तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो। आप ऐसा बोलोगे कि जो प्रेशर फोर्स हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस प्रेशर फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा। तो अगर इसका आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो अबाउट पॉइंट ओ, सो कैन वी से कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज गोइंग टू बी इक्वल टू, एज पर द डेफिनेशन, फोर्स, और आर क्रॉस एफ लिखते हैं तो आर क्रॉस एफ लिख सकते हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब देखोगे कि सिंस इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर से ही पास होने वाली है, शॉर्ट में भी ये सॉल्व हो जा रहा है बाय द वे। सो क्या ये आर क्रॉस एफ जीरो हो जाएगा? तो जितना भी इस पे प्रेशर फोर्स लगेगा वो सारा का सारा प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा टूवर्ड द सेंटर, और अगर वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो सेंटर के आउट वो कितना टॉर्क प्रोवाइड करेगा? जीरो टॉर्क प्रोवाइड करेगा। सो अगर इसको आप इंटीग्रेट भी कर दोगे तो टोटल टॉर्क अबाउट ओ इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन डी टाउ, विच इज गोइंग टू बी जीरो। इसका मतलब है ओ के अबाउट जीरो टॉर्क एक्ट कर रहा है। और देन आफ्टर यू विल फाइंड कि एफ इंटू आर, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए, यानी एफ की वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए। दैट मीन्स आपको जो रिजल्टेंट फोर्स लगाना होगा वो कितना लगाना चाहिए? जीरो लगाना चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हो ना। इसमें आंसर जीरो कैसे है, इससे पहले मैंने कुछ और एक्सप्लेन किया कि वो रोटेट करेगा और ऐसा वो सारी चीजें होंगी। वो जीरो इसलिए आया क्योंकि आपने ये जो कर्वेचर लिया ना वो सिलेंड्रिकल लिया, तो जो फोर्सेस आए वो टूवर्ड द सेंटर से पास हो रहे थे, इसलिए उनका टॉर्क जीरो हो गया। अगर आपने ये सिलेंड्रिकल ना लेकर के प्लेट टाइप का लिया होता, क्यूबॉइड टाइप का लिया होता, तो आप पाओगे कि डेफिनेटली डाउन साइड के फोर्सेस का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में रोटेशन डेफिनेटली आएगा, तो फिर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप फोर्स नहीं लगाना चाहते हैं तो सिलेंड्रिकल पोर्शन लेंगे, उस केस में आपको फोर्स जीरो मिल जाएगा। सो वो कर्वेचर पे डिपेंड करता है कि आपने गेट जो अप्लाई किया वो गेट का कर्वेचर कैसा है। ये इंजीनियरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज के लिए कभी डैम पर आपको गेट लगाना पड़े और आपको गेट को रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाना हो, तो आप उसको सिलेंड्रिकल चूज कर सकते हो, क्योंकि सिलेंड्रिकल चूज करोगे तो जो प्रेशर फोर्स का टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा।
तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सिलिंड्रिकल नहीं हुआ तो फिर आप पाओगे कि ये फोर्सेस जो होंगे वो सरफेस जो होगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा, टॉर्क दे सकता है। नीचे फोर्स बढ़ रहा है, ऊपर फोर्स कम है, ये भी ख्याल रखना है। आपने लिखा टॉर्क इक्वल टू 0 सिंस प्रेशर लाइन पासेस थ्रू पिवोटेड पॉइंट। प्रेशर लाइन का मतलब थोड़ा सा वेग हो जाएगा, उस तरह से बोलना। इस पे टॉर्क इसलिए 0 हुआ है क्योंकि ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना वो रेडियल फोर्सेस है, तो रेडियल फोर्सेस के टॉर्क 0 हो गए, इसलिए हमको नेट टॉर्क का रिक्वायरमेंट 0 आया। प्रेशर लाइन के टर्म में नहीं बात करेंगे कि प्रेशर लाइन कैलकुलेट उस टर्म में भी कर सकते हो, उसके लिए फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है कि प्रेशर लाइन कहाँ से पास कर रही है। सो आप इस लॉजिक से जाइए, टॉर्क अप्लाइड बाय प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल, टॉर्क को 0 करना था, ये पॉइंट आपका एक्सेप्टेबल है। नेट टॉर्क क्या आना चाहिए? 0। तो नेट टॉर्क में दो टॉर्क आएंगे, टॉर्क ऑफ प्रेशर प्लस टॉर्क ऑफ द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग, this must be equal to 0, so the two torques must be equal। फिर आप प्रेशर फोर्स का टॉर्क निकालते हो, उसके लिए आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, वो 0 आ जाएगा क्योंकि प्रेशर फोर्स रेडियली लगेगा, टू ओ से पास कर रहा होगा, इसलिए टॉर्क एफ का भी 0 आना चाहिए, इसलिए एफ 0 आना चाहिए। इसके बाद आपने कुछ और लिखा है, हाउ विल इट रोटेट इन डायरेक्शन दैट यू हैव शोन, देयर इज रिस्ट्रिक्शंस इन दैट डायरेक्शन। वो जिस तरह से मैंने शो किया था वो कब रोटेट करता है, अगर आपका ये कर्वेचर सिलिंड्रिकल नहीं रहा होता। सपोज कर लीजिए, मैं इसका काउंटर एग्जांपल देता हूँ, और जनरली अगर वो आपसे कैलकुलेशन करवाएगा टॉर्क की तो इस तरह से दे सकता है। सपोज कर लीजिए एक गेट है, ये जो व्यू आपको दिखाया जा रहा है क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और लेट से कि ये ओ पॉइंट यहाँ पर हिंज्ड है, ऐसा गेट आपने लगाया होता, ये हिंज्ड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ऐसा जा रहा है, इधर भी गेट जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और लिक्विड यहाँ पे स्टोर्ड है। जैसा ये वॉल आपने पढ़ा था तो ये वॉल टाइप का है। नाउ अगर यहाँ पर जो लिक्विड है जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो क्या आप ये इमेजिन कर पाओगे कि ये जो प्रेशर फोर्स होगा वो ऐसा लग रहा होगा? ये तो आप इमेजिन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे हम डाउन साइड जाएंगे, डाउन साइड जाने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। हिंज का मतलब हुआ कि जो एक्सिस है वो ये, इस एक्सिस के और रोटेट करने की बात चल रही है। 3 डायमेंशन में देखोगे तो ये एक्सिस है। सो अगर इस तरह से एक्सिस जाती है, ये आपके पास एक बॉडी है जो कि इस एक्सिस का और रोटेट कर सकती है, तो इसके पास रोटेशन के ऑप्शन क्या है? या तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, या फिर ये बाहर से हम लोग देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से वाइज रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? अगर मैं ऐसे पिक्चर बनाऊं, लेट से ये ऑप्शन 1 है रोटेट करने का, और इसका ये ऑप्शन 2 है। सो इन विच सेंस इट इज गोइंग टू रोटेट, अगर इसको आप फ्री छोड़ देते हो तो? क्योंकि वो फोर्सेस आप देख पा रहे हो, दीज फोर्सेस आर इंक्रीजिंग डाउनवर्ड्स, सो ये सेकेंड सेंस में रोटेट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। गुड। तो अगर आपको ये गेट है बेसिकली रोटेटिंग गेट है, इस गेट को अगर आपको रोटेट होने से प्रिवेंट करना है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आप यहाँ पर एक फोर्स लगाओगे, और ये जो फोर्स होगा ये काउंटर टॉर्क देगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 सेंस में रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम इस फोर्स से क्लॉकवाइज का टॉर्क इसको देते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये बैलेंस हो जाता है। कितना फोर्स देना होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ से कितना टॉर्क आया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टॉर्क कमिंग बिकॉज ऑफ, फिर ये इक्वेशन को यूज करेंगे, टॉर्क कमिंग बिकॉज ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू टॉर्क कमिंग बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग। नाउ बाय चूजिंग द सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, क्या इंपॉर्टेंस आ गया? सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन आने की वजह से जो फोर्सेस आया, आप में से भी कुछ बोल रहे थे कि आपको समझा नहीं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो जो सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन लिया ये, तो ये सर्कुलर टाइप का है, तो इस पे जो प्रेशर एक्ट करेगा दैट विल बी प्रेशर फोर्स, वो रेडियली क्योंकि वॉल के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो ये फोर्स तो 0 नहीं होगा, नट सेल में फोर्स आएगा। नट सेल में अगर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, लेकिन अपने को फोर्स नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? टॉर्क। तो हम लोग जानते हैं कि जब फोर्स रेडियली लग रहा होता है तो सेंटर पॉइंट का वो टॉर्क कितना होता है? 0। या तो फिर आप डायरेक्टली आर क्रॉस एफ से निकालोगे तो 0 आएगा,
तो सिंस प्रेशर फोर्स का टॉर्क 0 हो गया, इसलिए अप्लाइड फोर्स का भी टॉर्क 0 आना चाहिए, हेंस हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एज आई टोल्ड यू कि इंजीनियरिंग पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ऐसा वॉल लिया, गेट लगाया, तो आपको फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन चूज कर लिया, सेमी सिलेंड्रिकल टाइप का, तो आप पाओगे फोर्स का रिक्वायरमेंट 0 आता है। तो वो थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है। तो थ्योरेटिकली एक अच्छा क्वेश्चन था ये। हमने और भी कुछ लिखा, अगर हमने इस प्रेशर फोर्स का सेंटर निकाल के वहां हिंज बनाया तो वही टॉर्क नहीं लगेगा ना। हाँ, बेसिकली यही करते हैं। आप अगर फोर्स को 0 करना चाह रहे हो तो फिर इसका ये देखो कि इसको कहाँ पर इसका नेट फोर्स लगाया जा सकता है। तो इसका फोर्स एक पॉइंट ऑफ एक्शन निकालो टोटल फोर्स का। अगर इसका पॉइंट ऑफ एक्शन टोटल फोर्स का जहां पर आता है वहां पर हिंज लगाओगे तो फिर उसका टॉर्क 0 कर लोगे। पर पर्पस क्या है कि अगर प्रेशर का टॉर्क 0 हो गया तो हमें फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर कुछ और भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर हम सेंटर से हिंज करते हैं तो बैलेंसिंग वगैरह और भी पर्पस के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए हम सेंटर को जनरली मिड पे रखते हैं, हिंज पॉइंट को, और फिर एक फोर्स का सपोर्ट ले लेते हैं। उससे दूसरे फायदे भी होते हैं कि जब कभी आपको गेट खोलना हुआ तो इस फोर्स को जो आपने बाहर से अप्लाई किया उसको हटा दो, तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड ऑर्डर पे यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर जाएगा और लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो ज्यादा इंजीनियरिंग में नहीं जाते हैं, अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कॉन्सेप्ट से। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में पड़ेगा आपका 12। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सब पास्कल्स लॉ से रिलेटेड है। 9, 10 के बाद 11 भी आपने कर ही लिया होगा, थ्योरेटिकल है। 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को दिखाता है। ये एक्सेलरेटेड फ्लूइड है। हम लोगों ने पढ़ रखा कि एक्सेलरेटेड फ्लूइड में हम लोग क्या करते हैं, कैसे उसके फ्री सरफेस को निकालते हैं। तो फ्री सरफेस के क्वेश्चन हमने डील किए, आपके लास्ट टेस्ट पेपर में भी आया हुआ था। अब उसी चीज को क्या करेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्जन पे दिखाएगा और आपसे पूछेगा कि बोले बताइए कितना फ्री सरफेस एंगल बनाएगा एंड ऑल दैट। तो क्या चल रहा है, पहले पिक्चर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कंटेनर में फ्लूइड को फिल किया गया है, ये कंटेनर है आपका, और उसमें व्हील्स लगा दिए हैं और उसको आप इंक्लाइंड प्लेन पे चलाते हो। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फा है और आपको ए एक्सेलरेशन से ले जाना है। तो आपको देखना है कि ये जो फ्री सरफेस है ये इंक्लाइंड सरफेस से कितना एंगल बनाता है। ये अपनी स्टोरी है। अब अपने को फ्री सरफेस के ओरिएंटेशन के बारे में बात करनी होती है। तो हम लोग क्या करते थे, बस आप उसी रूल को पकड़ो, कंटेनर के फ्रेम में जाएंगे, पहला पॉइंट। सो विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, फ्री सरफेस के किसी एक पॉइंट को कैच करेंगे और उस पॉइंट को अलग से ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को या एक्सेलरेशंस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से एक्सेलरेशंस लग रहे होंगे, इंक्लाइंड पर है तो इंक्लाइंड जैसा लिख लेते हैं। इंक्लाइंड पर जी कोई भी हो, जी डाउन साइड लगता है तो उसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक इधर और एक इस डायरेक्शन में। ये आता है आपका जी कॉस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज अल्फा, ये आएगा जी साइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज अल्फा। सो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट्स हैं। मोर ओवर उसके फ्रेम पर एक स्यूडो आता है तो स्यूडो भी आप इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दोगे, दैट इज इट। अगर ये टोटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है उनके कंपोनेंट्स वाइज, तो इनका रिजल्टेंट भी निकाला जा सकता है। इसका रिजल्टेंट कहीं लाई करेगा, मे बी सम सॉर्ट ऑफ दिस। ये आपका जी इफेक्टिव हो गया। अब इस जी इफेक्टिव की कहाँ से डायरेक्शन निकालनी है वो हम पता कर सकते हैं। मोर ओवर हम लोगों ने एक बात किया हुआ है कि जो भी फ्री सरफेस होता है वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर जाता है। तो इस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन बनाने का। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्ट में हम लोग एक लाइन में भी निकाल सकते हैं। अपने पास ऑब्जेक्टिव मेथड लगाने का भी स्कोप है कुछ हद तक। तो ये फ्री सरफेस का ओरिएंटेशन आएगा, इस फ्री सरफेस का एंगल अपने को पकड़ना है। कहाँ से पकड़ना है, इंक्लाइंड की डायरेक्शन से। तो ये इंक्लाइंड की डायरेक्शन है ये, और ये हॉरिजॉन्टल है। ये एंगल आपका अल्फा है और अपने को ये एंगल पता करना है, ये एंगल थीटा है। इस थीटा को कैलकुलेट करना है। कैन यू फाइंड दिस थीटा? वी विल ट्राई टू फाइंड दिस थीटा। कैसे पता कर सकते हैं इसको, आप चाहो तो और आगे प्रोड्यूस करा लो, इसको और आगे लेके जाओ तो ये 90 बनेगा, नो डाउट। और
इसके बाद में कुछ और भी आप कर सकते हो, जैसे कि एक लाइन यहाँ पर भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। अगर आपने पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितना रहा होगा, ये एंगल आपका रहा होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल। ये रहा होगा 90, तो ये रहा होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। और वैसे भी आपको पता है कि वहां पर थीटा हो जाता है। तो अगर आपको ये थीटा समझ में आ गया तो अपना काम खत्म हो गया कि अब कन्विंस से कि जो थीटा एंगल है वो दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का है, एक ये कंपोनेंट, दूसरा ये कंपोनेंट, इंक्लाइंड के पैरेलल और परपेंडिकुलर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट एज tan थीटा इज इक्वल टू a प्लस g sin अल्फा डिवाइड बाय g cos अल्फा। हो सकता है स्क्रीन में लैग जा रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा लैग मेरे को भी दिख रहा है। हाँ, आपने पॉइंट आउट भी किया। ओके, तो मैं थोड़ा सा स्लो और रिपीटेटिव मेथड पे चलता। ये पिक्चर आपको पहले समझना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ड्रॉ ऑल द एक्सीलरेशंस, देन फाइंड जी फैक्टर डायरेक्शन, देन परपेंडिकुलर टू जी फैक्टर विल बी द फ्री सरफेस। फिर उसके बाद एंगल आपको निकालना होता है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि थीटा किससे मैच करेगा। 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में आप इसको ट्राई करने की कोशिश करते हो। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस फिगर को बना सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील, इट विल टेक टाइम बट इट विल बी करेक्ट एज वेल। और अगर री एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आप बोल सकते हो। ऑब्जेक्टिव मेथड की जहां तक बात है तो हम कोशिश करते हैं ट्राई करने की। कुछ ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, जैसे कि अगर हमने अल्फा को 0 किया, तो अगर आप अल्फा को 0 करोगे तो फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने वाली स्टोरी हो जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने वाली स्टोरी हो जाती है तो अपने को पता होता है कि tan थीटा की वैल्यू a बाई जी होती है। अब वो क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करेगा उसने कितने लेवल तक उसको एक्सटेंड किया, कैसे ऑप्शंस दिए। सो अगर इजी क्वेश्चन होगा तो इसी कंडीशन से आप आंसर दे जाओगे। हालांकि इस केस में इस कंडीशन से आंसर देना फिजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन इसको एग्री करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखो, अगर अल्फा को 0 करते हैं तो ये tan इनवर्स 1 बन जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है फिर बी सी डी को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप सेकंड ऑप्शन में अल्फा को 0 रखते हो तो ये ए बाई जी बन रहा है, तो सेकंड अभी कैंडिडेट रहेगा। थर्ड पर आओगे तो आप पाओगे कि थर्ड भी एक कैंडिडेट रहेगा। फोर्थ पर आओगे तो फोर्थ भी एक कैंडिडेट रहेगा। तो इसका मतलब है बी सी डी अभी आपके लिए चैलेंजिंग रहेंगे। फिर इसके बाद में कुछ और अगर ट्राई करना चाहो तो कोशिश कर सकते हो, जैसे कि अगर ए की वैल्यू अगर आपने 0 कर दी, दूसरी कंडीशन हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर थीटा कितना बनेगा। अगर आपने एक्सेलरेशन नहीं बनाया तो फिर ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। हॉरिजॉन्टल रहेगा तो थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर आनी चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर आपने ए को 0 कर दिया तो आप पाओगे कि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगा और फिर थीटा और अल्फा बराबर हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड की दूसरी कंडीशन है। फिर देखो कि क्या हो सकता है कि अगर ए को 0 करते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी द केस। बी ऑप्शन को देखते हैं। ए को 0 किया तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टेन अल्फा बनेगा। तो यहाँ से अल्फा आता हुआ नजर आ रहा है, यानी बी कैंडिडेट है। सी पर आते हैं तो ये माइनस टेन अल्फा आएगा, तो सी को रिजेक्ट कर दोगे। ये भी माइनस पे आएगा तो इसको भी रिजेक्ट कर दोगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो उससे भी आप देख सकते हो। सर सी डी कैंसिल आउट इफ अल्फा इक्वल टू 0। अब अल्फा इक्वल टू 0 पर मैंने प्रॉपर्ली चेक नहीं किया था, आप एक बार और चेक कर सकते हो। अगर वहां से भी कैंसिल हो जा रहा है तो और अच्छी बात है। हाँ, ये 1 प्लस है, सही बोल रहे थे आप, 2 फैक्टर आ जा रहा था। पॉइंट इज कि अपने पास एक ये ऑब्जेक्टिव के लिए लगाने के लिए है और दूसरा ये है। अगर पहले से आंसर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड से आ जाएगा। इन दोनों पे आप समझिए मैंने क्या बोला है। और जैसा कि आप कह रहे हो कि सी डी भी कैंसिल हो जा रहा है फर्स्ट वाले से, अल्फा को 0 करने से। हाँ, ये 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये 1 माइनस 1 इसका मतलब कुछ और बोलेगा, पाई बाई 2 बोलेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट कंडीशन से ही आपको आंसर आ गया। सो कंडीशंस कैसे ऑब्जेक्टिव पे डील करते हैं वो मैंने आपको दो बताया है। इसको आप समझिए कि अगर अल्फा 0 होगा तो क्या होगा, ए 0 होगा तो क्या होगा।
आप आंसर दे दोगे। उससे बेटर वे है कि अपने को डीप पे भी समझना है कि हाउ वी कैन हैंडल दिस क्वेश्चन प्रॉपरली और कंप्लीटली। सो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा स्पीड अप हो जाते हैं, काफी टाइम जा रहा है। 12 वी हैव कंप्लीटेड। इसके बाद 13th है, 14th है, 15th है, सीक्वेंस वाइज है। 13th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये हम लोगों ने बात किया हुआ, ये आपके टेस्ट पेपर में भी आया शायद, सिमिलर टाइप का किसी एक टेस्ट में दिया था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिससे कि लेवल एट बी इज गोइंग टू बी 0। सो ये आपके टेस्ट का है, किसी टेस्ट पेपर में डाला गया था। तो इसको मैंने सॉल्व करके ऐसा बताया था कि आप ऐसा बनाएंगे पैराबोला, और फिर ये L/2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g को लगाइए। y की जगह कितना रखना है, 3L/2। x की जगह L रखना है, अपना आंसर आ जाएगा। ओके आपने कुछ लिखा इफ वी प्लेस अल्फा 0। हाँ वो ठीक है, वो तुम लोग बात कर चुके हैं। आगे आप लिख रहे हो इफ वी ट्राई टू डू 13th क्वेश्चन बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ पैराबोला बाय इंटीग्रेशन, देन आंसर इज कमिंग डिफरेंट। You are trying to do this by area of parabola and integration. Area of parabola means what? Area under the graph. Are you trying to find this area? यहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहाँ पर एरिया कैलकुलेशन से काम वो डिफरेंट ट्रैक हो जाएगा। डिफरेंट ट्रैक इन द सेंस कि ये जो वेजल है ना आपका, वो वेजल स्पेसिफिक है। ये कंटेनर इनसाइड से पूरा अवेलेबल नहीं है, केवल लिम्स है। तो इंटीग्रेशन करने की अपने को इस पर जरूरत है ही नहीं। जरूरत उस पर पड़ेगी ना जब अगर आपका कंटेनर इस तरह से रहा होता और इसको रोटेट कर रहे होते, तो फिर हमको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती। Are you getting my point? So यहाँ पर आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला पता होता है और इसको डायरेक्टली यूज करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन की अपने को नीड नहीं आएगी। टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -L to L ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g dx। इसमें हो सकता है आप थोड़ा सा डिफरेंटली सोच रहे हो कि जब कभी ऐसे बनाया जाता है ना, जो ये चैनल टाइप के लेंस टाइप के बनाए जाते हैं और लेंथ वगैरह पूछा होगा, तो पहला जंक्शन हमारा ये रहता है कि बहुत थिन है जो आर्म्स हैं, और या फिर जो ये क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही स्मॉल है ना। तो जो ग्राफ बनेगा ना, वो बॉटम का मतलब हुआ ये इस पॉइंट से जा रही है, अपना ओरिजिन हो गया। तो ये जो लिक्विड है वो इंटैक्ट रहेगा, ये लिक्विड इंटैक्ट रहेगा, यहाँ पर लिम्स में बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। हाँ यहाँ पर ये आपका जो ख्याल आ रहा होता है ना कि यहाँ पे जो कर्व्ड है, लेकिन हम लोग पूरा कैसे ले सकते हैं। सो वी विल एज्यूम दिस इज वेरी वेरी थिन, देन आफ्टर वी कैन बैलेंस द वॉल्यूम, कि जो L का वॉल्यूम था, ये L का वॉल्यूम था वैसे ही रहा, लेकिन ये जो L और L का वॉल्यूम था वो इधर चला गया होगा। ये जो L का वॉल्यूम था इस वाली ब्रांच का, ये L का वॉल्यूम इधर चला गया होगा L/2 के टर्म में, L/2 के टर्म में। सो इंटीग्रेशन करने की अपने को नीड नहीं रहेगी। और अपने ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g इंटू dx, इसके साथ आप dx करोगे तो वो कुछ और स्टोरी बताएगा। -L से L इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, आई डोंट नो कौन सा वॉल्यूम आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। सो that's quite simple. Whenever there is a limb, you just ignore their width and write like कि L, ये जो वॉल्यूम था वो दो ब्रांच में गया। हाँ, वो हमको इंटीग्रेशन कब नीड आएगा, अगर हमारा चैम्बर इस तरह से दिया गया हो और फिर हमसे रोटेट करवाए, तो फिर हमको ये वॉल्यूम पता करना पड़ता है। उसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर वाला सरफेस जो है वो उसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं होता है एरिया या वॉल्यूम निकालने के लिए। देन वी गो फॉर द इंटीग्रेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 टेस्ट में भी हम लोगों ने किया था और कंप्लीट भी हो गया। अगर कोई और डाउट इस पे परसिस्ट करता है तो आप हमको बताएंगे, तो मैं इसको क्लैरिफाई करता। क्वेश्चन नंबर 14,
Pascal's law based है. Question number 14 says 2 cubes of size 1 meter, one of relative density this, another of relative density more than the water, are connected by a wire which is weightless, placed in a large tank. उसके अंदर रखा गया. Under equilibrium condition, lighter cube will project above the water surface to a height of what? Okay. Under equilibrium condition, the lighter cube will project above the water surface to a height of what? So situation क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. Then after you will be able to make the equation and solve it. I'm hopeful. So ऐसा एक कंटेनर है आपके पास, बड़ा कंटेनर है और इस पे लिक्विड फिल्ड है और 2 क्यूब्स आपने लिए हुए हैं. एक लाइट वेट है और एक डेंसर है और दोनों को आपने एक वायर से या कनेक्टर से कनेक्ट कर रखा है. ये कनेक्शन है इन दोनों के बीच का. आप पाओगे कि अगर ये कनेक्टेड नहीं होता है तो ये लाइटर वाला जो है वो बाहर ज्यादा रहता है और ये सिंक कर गया होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी 1.15 है. तो ये 1.15 डेंसिटी का है और ये 0.6 डेंसिटी का है, लेकिन दोनों की वजह से एक दूसरे को वो सपोर्ट दे रहे होंगे. सो अपने को ये सिस्टम मान लेना है और फोर्स लगा लेना है, वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना ऊपर रहेगा ये अपने को पता करना है. सो अगर हम ये पता कर लेते कि ये कितना अंदर है, अपना काम हो जाएगा कि ये एक्स अमाउंट अगर इनसाइड है तो आउटसाइड कितना होगा वो पता हो जाएगा. 1 मीटर उसका साइड है अदरवाइज, और डेंसिटीज वगैरह दी गई है. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में पिक्चर आपको कंसीडर करनी चाहिए. एफबीडी इसका बनाओगे, सारे फोर्सेस इस पे दिखा सकते हो. सो कौन कौन से फोर्सेस हमारे लिए होंगे इस पिक्चर का इंटायर एफबीडी अगर बनाते हैं तो टोटल वेट नीचे आएगा एम जी दोनों को मिला करके, फिर टोटल बायंसी ऊपर आएगा और स्ट्रिंग के टेंशन को इंटरनल फोर्स समझ लेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बन रहा है, एफ एम जी इज इक्वल टू एफ बी. सो अभी भी जो सिचुएशन है वो ये है, एफ बी बायंसी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट. अब बायंसी दोनों का लिखेंगे, इनसाइड का भी एज वेल एज आउटसाइड का. तो इनसाइड का बायंसी कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम 1 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ मटीरियल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो जब आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखोगे तो 1 लिख लोगे. अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि वो मीटर पर है और ये सेंटीमीटर पर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी प्लस इसका वॉल्यूम कितना सबमर्ज होगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 स्क्वायर दैट इज एरिया इंटू एक्स. एक्स को मीटर में रीड किया जा रहा है. अगेन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू मास. डाउन साइड का मास कितना होगा, अगेन 1 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ 1, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. डेंसिटी ऑफ 1 इंटू जी प्लस इसका मास कितना आएगा, 1 क्यूब डेंसिटी ऑफ 2 इंटू जी. ये इक्वेशन को आप फॉलो कीजिए. डेंसिटी जी को कैंसिल आउट कर दीजिए, वॉल्यूम मैंने लिख दिया है, बस आपको डेंसिटीज लिखनी है. आप चाहो तो डेंसिटी को ग्राम पर सीसी में रखो क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो रहा है. फिर वहां से एक्स आ जाएगा, एक बार एक्स आ जाएगा तो बाकी डायमेंशन आ जाएगी. बहुत ईजी है, अगली लाइन में आपको आंसर भी दे देगा. लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो मैंने इक्वेशन बनाई है क्या वो आपको समझ में आया. नेट वेट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय नेट बायंसी, और बायंसी कैलकुलेट करने के लिए बायंसी ऑन द लोअर वन, बायंसी ऑन द अपर वन. यहाँ से अपने को आंसर मिलेगा. जिसने भी पूछा है इतना हिंट मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाद आपका आंसर आएगा. उसके बावजूद भी नहीं आता है, लेट मी नो, आई विल सॉल्व यू दिस क्वेश्चन अप टिल द आंसर. तो मैं सॉल्व कर देता आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 15, इसके बारे में भी हिंट कर देता हूँ मैं. A cuboidal piece of wood has a dimension ABC. Its relative density is D. It is floating a larger water body such that side A is vertical. तो A vertical है. It is pushed down a bit and released. उसको थोड़ा सा नीचे पुश करके रिलीज कर देते हो. टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. हम लोगों ने एसएचएम अभी जस्ट स्टार्ट किया है और एसएचएम में हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करना लर्न कर लेंगे. तो उसके बाद आप पाओगे कि हम उसको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे. और इससे अपने को अभी क्या याद रखना, अभी हम लोग एसएचएम में इस क्वेश्चन को पिक भी करेंगे, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन पिक करेंगे कि जब कभी ऐसी सिचुएशन मिलती है, इसको आप अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हो. जहाँ तक आंसर की सवाल है, जैसा आप बोले डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं.
ये तो और अच्छी बात है। वो शायद इसलिए दिया होगा क्योंकि अभी जब हम लोग ये फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो एसएचएम नहीं पढ़ा गया है, इसलिए ऑप्शंस ऐसे दे दिए गए सो दैट कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकें। और हो सकता है कि ऐसा भी ऑप्शन दिए जाए जिसमें आप डायमेंशनल एनालिसिस से ना पता कर पाए, सारे ऑप्शंस डायमेंशनली सेम हो, बस फैक्टर बदल दे, तो उस केस में आपको सॉल्व करना ही बनेगा। सो पॉइंट क्या लर्न करना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम पर फ्लोट कर रहा है और अगर आपने इसको स्लाइटली पुश किया तो पुश करने के बाद आप पाओगे कि इसका मोशन कैसा होगा। दिस विल गो डाउन साइड, देन विल कम अप साइड, देन विल गो अप साइड, देन विल कम डाउन साइड, इस तरह का मोशन करेगा। दैट मीन्स ये पीरियोडिक भी होगा, ओसिलेटरी भी होगा। ओसिलेटरी क्योंकि इस पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लास्ट क्लास में लोगों ने बात की थी। और पीरियोडिक भी होगा। न केवल यही दो बल्कि ये एसएचएम भी होगा। तो एसएचएम प्रूफ करना होता है तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये एसएचएम करेगा। अभी एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है और अगर हम उसको पुश करते हैं या ऊपर की तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं, फिर रिलीज करते हैं तो ये एसएचएम करता है। वी विल प्रूव इट लेटर। और अगर एसएचएम करता है तो उसका टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं। और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो एसएचएम में हम लोग डिटेल में डील करेंगे। एंड यहाँ पर जैसा आपने बोला कि डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर लीजिए, टाइम पीरियड है तो टाइम की डायमेंशन आनी चाहिए और टाइम की डायमेंशन को यूज करके हम बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 को प्रॉपरली हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एसएचएम का नाम लेता है, तो आप बोलोगे यस ये एसएचएम करेगा, और यूनिट डायमेंशन से हम उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड रहेगा। और इसको आप याद भी कर सकते हो। अगर ये डायमेंशन हमारे लिए मैटर करती है, ये डायमेंशन ए है, तो फॉर्मूला बनता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, जनरली हमारे पास फॉर्मूला एल बाई जी होता है पेंडुलम का, तो उसी से लिंक्ड रहता है। तो ये एल बाई जी मतलब जो भी डायमेंशन है दैट डायमेंशन डिवाइड बाई जी आता है। और साथ ही साथ अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दी गई है तो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी आता है। सो ये एक रिजल्ट की तरह आप इसको याद रख सकते हो। So whenever any object of this length A is partially floating, or floating partially dipped, and then after you post it do SHM, and SHM's time period is this 2 pi under root rho naught, that means object की density into the dimension which is vertical divided by G into the density of liquid। और ये फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जैसा होता है, बट ये रिलेटिव डेंसिटी का एक फैक्टर आ जाता है। वी आर गोइंग टू प्रूव इट, डोंट वरी, एज ऑफ नाउ यू कैन रिमेंबर एज द रिजल्ट। So question number 15 we have completed, question number 14 we have completed, then we need to go for 18, 20 and 21. Question number 18 is here. इस तरह के भी क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए इजी भी हो जाता है। इट्स इज अ पीस ऑफ स्टील, उसका वेट आपको दिया गया W एयर में, W1 कम्प्लीटली वाटर में, W2 व्हेन कम्प्लीटली किसी अननोन फ्लूइड पर है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से अपार्ट फ्रॉम आंसर आपको एक आइडिया भी मिलता है कि अगर आपके पास कोई अननोन फ्लूइड है या लिक्विड है और आपको उसकी डेंसिटी पता करनी है, तो आप वेट को मेजर करके डेंसिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेंसिटी निकालने वाले हैं, रिलेटिव डेंसिटी। एक बार रिलेटिव डेंसिटी आ गई तो डेंसिटी भी आ जाती है। सो आइडिया कैसे जाएगा, एयर पर उसका एक्चुअल वेट होता है, अपने को पता होता है कि एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, और हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ यूज टू राइट इट एज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंस ये लिक्विड 1 है तो इसको हम लिक्विड 1 बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोगों ने यूज किया है। W को मान लेते हैं ये एक्चुअल वेट है एयर में, और W1 वाटर में है तो ये वाटर की डेंसिटी हो जाएगी। W2 के बारे में बात करेंगे, अगेन एक्चुअल वेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द सेकेंड लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ना ये दो इक्वेशन आपके पास हो गया, अपना काम हो गया। अब अपने को क्या करना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 बतानी है, और वो भी रिलेटिव बतानी है, यानी इसके बारे में बात करनी है।
सो क्या हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है? एक बार चेक कर लेते हैं। वेट आपको दिया गया W1 W2 और दो अननोन है हमारे पास, एक ये रो 1 है, दूसरा रो 2 है। सो अपने को रो 2 यहीं से डायरेक्टली मिल जा रहा है, लेकिन आपके ऑप्शन में W1 W2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, अच्छा क्या करना होगा, यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन से पहले रो नॉट कैलकुलेट करना होगा, फिर इस रो नॉट को सेकंड इक्वेशन में रखना होगा, और जब सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो ये जो फर्स्ट वाला है ये बेसिकली वाटर है और सेकंड वाला आपका लिक्विड है। आपको पता करना है रो लिक्विड अपॉन रो वाटर, ये वैल्यू आपको पता करनी है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है और क्वेश्चन ने क्या पूछा है और किस तरह से हमको आगे प्रोसीड करना है? अगर समझ में आ गया तो कहानी खत्म हो जा रही है। रो लिक्विड अपॉन रो वाटर, दिस इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक और रिलेटिव ग्रेविटी, जो कि अपने को बतानी है। तो उसके लिए रो ऑब्जेक्ट गायब करना पड़ेगा, तो रो ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल करके इस पे प्लेस कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको इजीली करना है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ आइडिया दूं तो फिर आपके लिए बेटर वे ये होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन से समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट को आप लिख सकते हैं रो W अपॉन रो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू W माइनस W1 डिवाइड बाई W। फर्स्ट इक्वेशन को हम रीराइट ऐसे कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अगेन W माइनस W2 डिवाइड बाई W। अगर आप इनको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाते हो तो अगली लाइन में आपका आंसर है व्हाट टू डू नेक्स्ट इज टू डिवाइड। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा रो ऑफ वाटर डिवाइड बाई रो लिक्विड इज गोइंग टू बी इक्वल टू W माइनस W1 डिवाइड बाई W माइनस W2। और बेसिकली आपको चाहिए रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू बी रो लिक्विड बाई रो वाटर। इसको जस्ट अपसाइड डाउन करना है, W माइनस W2 डिवाइड बाई W माइनस W1। चेक कर लीजिए, आपका ऐसा आंसर दिखना चाहिए, 2 ऊपर होना चाहिए 1 नीचे होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड बी ऑप्शन। सो अगर बी ऑप्शन दे रहा है तो करेक्ट दे रहा है। तो मैंने सॉल्व करने को भी बोल दिया कि कैसे सॉल्व करेंगे। जब कभी एलिमिनेशन वाली बात आती है तो उन नंबर्स को अलग कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। अ क्यूब ऑफ आयरन हुज साइड आर ऑफ लेंथ L। तो एक क्यूब है जिसकी लेंथ आपको दे रखी गई है, मरकरी पे रखा जाता है, वेट इसका W आता है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज गिवन, density of mercury is also given, the depth to which the cube sinks is given by expression। किस डेप्थ तक ये सिंक करता है ये अपने को बताना है, किस डेप्थ तक सिंक करता है, व्हाट डज इट मीन। प्रोबेबली ये बोलना चाह रहा है कितना पोर्शन शिफ्ट इनसाइड है वो बताना है, वही है। तो सिंक का मतलब कंप्लीटली सिंक नहीं है, पार्शियली सबमर्ज्ड है या इमर्ज्ड है वो बात कर रहा है। सो ये मरकरी है एंड व्हाट यू नीड टू डू कि इसको ऐसे पकड़ना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मच दिस इनसाइड इज। सो क्या करना होगा, वेट नीचे लग रहा होगा, कौन बैलेंस कर रहा होगा, बॉयंसी, इक्वेट करा दीजिए, डेंसिटी लिखिए, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या। आइडिया सिंपल ये, और अगर आपने ये सॉल्व किया इसके बावजूद भी आंसर नहीं आया तो मैं डिटेल में सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकता हूँ। और यहाँ पर कुछ डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूज कर सकते हो, एटलीस्ट दो ऑप्शन में तो काम आ ही जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर ऊपर है फिर एल स्क्वायर नीचे है। सो दो ऑप्शन आपको डायमेंशनल एनालिसिस से रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर बाकी दो में से आपको चेक करना पड़ेगा। So after 20, next is going to be 21. Question number 21 says a metal ball of density given is suspended to have a large number of suspected to have a large number of cavities. इसका वेट आपको बताया गया है, और दूसरा वेट है जब वाटर पे ले जाते हो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द कैविटी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और अभी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो इस तरह के कैविटीज वाले प्रॉब्लम्स आप डील कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो सकता है कि ऐसा स्पेसिफिकेशन क्लास में पिक ना किया हो,
आइडिया जरूर, आइडिया सिंपली वही रहता है जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपसे नंबर ऑफ कैविटी नहीं पूछ रहा है, कैविटी का कलेक्शन कितना परसेंटेज है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये कैविटी है, सारे कैविटीज का कलेक्शन का वॉल्यूम ये है, और यहाँ पर क्या चल रहा होता है वो अपने को समझना है कि जो आयरन है उसकी डेंसिटी अपने को पता है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को पता है, और यहाँ पर कैविटी का मतलब एयर होगा, दैट मीन्स नथिंग। एयर को हम वैक्यूम जैसा ट्रीट कर सकते हैं। देन इसका ओरिजिनल वेट आपको दे रहा है, इसका ओरिजिनल वेट आपको दिया गया है 9.8 kg, दस ओरिजिनल। लेकिन जब लिक्विड में मेजर करते हैं तो 1.5 आता है। तो ये समझना है कि लिक्विड में क्या मेजरमेंट दे रहा होगा। सो इन लिक्विड, ये थोड़ा सा नया पॉइंट होगा, बाकी आप समझ जाएंगे। इन लिक्विड, सो इन लिक्विड आप बोलोगे कि इट्स गोइंग टू बी बायंसी फोर्स, या फिर वेट के बारे में अपरेंट वेट का जो फंडा लगाया था कि अपरेंट वेट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट माइनस बायंसी। ओरिजिनल वेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो चीजें समझना होगा, एक ये वॉल्यूम है मटेरियल का, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो जो हम वेट लिखेंगे तो वेट पे क्या लिख रहे होंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल होगा ना उसका वॉल्यूम आपको चाहिए होगा। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी हम वेट लिखेंगे तो जितना मटेरियल का वॉल्यूम है वो लिखते हैं, इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, माइनस बायंसी। बायंसी में सबमर्ज्ड वॉल्यूम, टोटली सबमर्ज केस है तो टोटल वॉल्यूम आएगा। वो जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी आएगा और वॉल्यूम ऑफ कैविटी भी आएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में कैविटी का वॉल्यूम भी शामिल है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। सो ये अपने को पता चला, इसकी जो वैल्यू है वो 1.5 किलोग्राम इंटू जी के बराबर है। तो ये एक सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने ये इसको लिखा था, इसको हम और भी डीप पे लिख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन बनेगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे पहले वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी इज इक्वल टू 9.8 इंटू जी। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये दो इक्वेशन आपको लिखना समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको जरूर पूछना चाहिए कि व्हाट टू डू इन दिस केस, और ये कैसे किया है। फिर आंसर कैसे हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दे देगी, यानी मटेरियल का वॉल्यूम दे देगी। सेकेंड इक्वेशन को यूज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी पता चल जाएगा। सो फाइनली आपको पता करना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कैविटी में इन द मेटल बॉल, द फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम ऑफ द कैविटीज इन द मेटल वॉल। तो अपने को बताना है वॉल्यूम ऑफ कैविटी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये वैल्यू आपको बतानी है। मेकिंग सेंस? इसको आप नोट कर सकते हो, इसके बाद जिसने पूछा है इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो। कभी भी कैविटी के बारे में बोलेगा तो कैविटी के वॉल्यूम को अलग समझना है, मटेरियल के वॉल्यूम को अलग समझना है। फिर वेट जो एक्चुअल होगा तो उसमें कैविटी का वेट नहीं है, वॉल्यूम नहीं आएगा, मटेरियल का वेट वॉल्यूम आएगा। बायंसी जब लगाओगे तो ओरिजिनल निकालना आपने लर्न कर लिया है। बायंसी के केस में टोटल वॉल्यूम आता है जो कि उसका सबमर्ज्ड होता है, उसमें एयर और कैविटी जो भी है उसका भी वॉल्यूम रहता है। तो यही दो क्रक्स पॉइंट है, बाकी यूजुअल बिजनेस है। ये जो दो डिफरेंसेस हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सॉल्व करोगे 110% आपको आंसर मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर फ्रैक्शन निकालना है तो डायरेक्टली बोल दोगे लेस देन 1.5। हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन होगा उसको आप चूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट, देन यू आर आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 23, देन 29। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। 22nd आपने कर लिया होगा, दैट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन। 23rd, इसके लिए क्या हिंट दी जा सकती है, लेट्स थिंक अबाउट। एक बीकर है जिसमें वाटर है और प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म, स्प्रिंग बैलेंस है, उसको मेजर करता हो, उसकी रीडिंग 1.5 kg आती है। एक स्टोन मास 0.5 kg एंड डेंसिटी गिवन, यानी कंप्लीटली सबमर्ज कर जाएगा, is immersed in water without touching the walls of the beaker. What will be the balance reading now? तो आपसे पूछता है कि जब आपने स्टोन को डाला तो बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी। सो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो पिक्चर बना लेते हैं। अपने पास एक बीकर है तो एक बीकर बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको पहले एक रफ पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है। रफ कितना भी होगा चलेगा, लेकिन पिक्चर जरूर होना चाहिए। और फिर उससे एफबीडी देन आंसर। और इसको आपने किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और यहाँ पर मशीन लगी हुई है। ये मशीन आपको रीडिंग बताती है, या फिर वेइंग मशीन से मेजर करते हो। ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो ये मशीन स्प्रिंग बैलेंस का मतलब हुआ कि कोई ऐसा स्प्रिंग से कनेक्टेड मशीन इसको पकड़े हुए है और फिर इससे रीडिंग आती है। ग्राउंड पे आपने इन्हें रखा हुआ है, वो प्लेटफॉर्म से हैंग कराया चलेगा। तो इसका मतलब है ये जो मेजर कर रहा होगा वो इसके इंटायर वेट को मेजर कर रहा होगा। स्प्रिंग बैलेंस। ये कुछ अलग बोला इसने, फिर से पढ़ता हूँ मैं। अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस। ओके, मीनिंग इज दिस कि इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा बदल देते हैं। उसका जो अरेंजमेंट लगाया उसने कुछ ऐसा लगाया कि स्प्रिंग बैलेंस ही है लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, यहाँ पर स्प्रिंग लगाया हुआ है। इस तरह से भी स्प्रिंग बैलेंस हम बना सकते हैं। ये रीड करेगा तो ज्यादा फोर्स आएगा, जितना वेट आएगा वही ये रीडिंग करेगा। तो रीडिंग अभी भी वही करेगा, बट अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफर कर दिया। एंड देन आफ्टर द बैलेंस रीड्स 1.5 kg। तो इनिशियली जो रीड कर रहा होगा टोटल वेट को रीड कर रहा होगा 1.5 kg। स्टोन ऑफ दिस kg एंड डेंसिटी दिस इज इमर्स्ड इन वाटर विदाउट टचिंग द वॉल्स ऑफ बीकर। व्हाट विल बी द बैलेंस रीडिंग नाउ? तो इन्होंने जो दिया हुआ है स्टोन, एक तो उसकी डेंसिटी 500 kg है, इसका मतलब है वो वाटर से लाइटर है। और मास भी दे रखा है, is immersed in water without touching the walls of beaker। यहाँ पर जो इशू समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि इसको स्टोन को फ्री किया हुआ है या फिर हैंग कर रखा है। अगर आपने उसको सपोर्ट दे रखा है तो एक दूसरी कहानी है, फ्रीली रिलीज किया हुआ है तो एक दूसरी कहानी है। तो स्टोन का मास दिया गया, डेंसिटी क्या, इज इमर्स्ड इन वाटर विदाउट टचिंग द वॉल्स ऑफ बीकर। इसका मतलब है कि इसको आपने सस्पेंड किया हुआ है, मीनिंग कि आपने इसको किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म के साथ में होल्ड कर रखा है। इसका ये मीनिंग दे रहा है। अगर ऐसे कर रखा है तो एक अलग कहानी हो जाएगी, और अदरवाइज एक दूसरी स्टोरी बनेगी जाएगी। अगर आपने फ्रीली रिलीज कर दोगे ना तो जो टोटल वेट है वही रीडिंग आ जाएगी। टोटल वेट कितना बनेगा? 1.5 kg का ये है और 0.5 kg का ये है, तो दोनों को मिलाकर के 2 kg हो जाना चाहिए। लेकिन इसने बोला विदाउट टचिंग है, तो विदाउट टचिंग का मतलब या तो हैंग करा रहा है, लेकिन उसने स्पेसिफाई ये भी नहीं बोला कि वो हैंग भी करा रहा है। तो सिचुएशन मोस्ट लाइकली यही होगी जो हम लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसी के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। जी इफेक्टिव से किया तो भी होता है सर, एम जी माइनस जी इफेक्टिव। हाँ मतलब एम जी माइनस जी इफेक्टिव। सो इस पे बॉयंसी नीचे की तरफ आएगा और अपने को वही बॉयंसी पता करना होगा। मैं अभी क्या थिंक कर रहा हूँ वो ये पॉइंट है कि क्या ये टेंशन वाला पॉइंट क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि अगर हमने पिक्चर कोई और पकड़ा तो हमारा आंसर कोई और आएगा, डेफिनेट सी बात है। सो क्वेश्चन के इंटेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने ऐसा बोल, उसको ऐसा बोल देता तो ज्यादा क्लियर होता कि स्ट्रिंग की हेल्प से या फिर उस तरह से हैंग कराया है। हालांकि कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन यही जा रही है कि इमर्स किया गया विदाउट टचिंग द बीकर। इसका मतलब है कि उसने ये सिचुएशन दी गई, हम लोग ये सिचुएशन को पकड़ते हैं। तो फिर अब लोग क्या कर सकते हैं कि ये पता कर लेते हैं कि कितना वेट आएगा। तो इसका जो पहला पुराना वाला वेट था तो वो लगेगा। फिर अगर हम केवल इतना एफबीडी पकड़ते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं जितनी मैंने बाउंड्री बनाई है, यानी नीचे वाले पोर्शन का, तो जो सबमर्ज्ड वाला पार्ट था वो एक बायंसी फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ से एक बायंसी फोर्स लगेगा लिक्विड में नीचे की तरफ। सो बायंसी एक्ट्स ऑन द लिक्विड डाउन साइड एंड ऑन द ऑब्जेक्ट अप साइड। तो अपना जो नया रीडिंग आएगा, न्यू रीडिंग, तो वो रीडिंग कुछ हमको ऐसे बोलना होगा, रीडिंग इज इक्वल टू जो इनिशियली था 1.5 प्लस बायंसी।
और बायनेंसी बाई जी बोल देंगे क्योंकि हम केजी में लिखना चाह रहे हैं, बायनेंसी में जी आएगा तो उसको कैंसिल आउट करके ये बोल सकते हैं। तो जो न्यू रीडिंग आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। अगर आपको ये समझता है तो अपना काम खत्म हो जाता है। क्या बोलेंगे 1.5 तो पहले था, और बायनेंसी कितना आएगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी डिवाइड बाई जी, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना होगा, तो इसने immersed in water without touching, so how we can say कि कितना submerged volume आएगा, can we say कि total volume submerged होगा, तो अपने को टोटल ही मानना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसा बोला नहीं कि कितना सबमर्ज्ड है कितना नहीं सबमर्ज्ड है। तो टोटल वॉल्यूम की बात कर लेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना बनने वाला है, तो उसके लिए आपको पता होगा कि मास उसने दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 500, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है। सो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, 2.5 kg के इक्विवेलेंट आ जाएगा। 2.5 kg के इक्विवेलेंट इसका आंसर आना चाहिए इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज लगे अपने को। ये स्ट्रिंग से नहीं करेगा, इसका क्लियर कंडीशन ये होगी कि इसको रॉड से आपने ऐसा पुश किया हुआ है। हाँ, अब ये जस्टिफाई हो जा रहा है सारे सिचुएशन को लेकर के। तो क्वेश्चन फिर बेसिकली ये कि आपने एक स्टोन लिया हुआ है, उस स्टोन को पुश किया हुआ है। द रीजन बीइंग कि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, तो अगर आप पुश नहीं करोगे तो फिर ये पार्शली फ्लोट करेगा। और आपने क्या किया है, उसको एक्स्ट्रा फोर्स दे करके फोर्सफुली सबमर्ज कराया है और कंप्लीटली सबमर्ज कराया है। ये क्वेश्चन की इंटेंशन जा रही है कि इज इमर्ज्ड इन वाटर विदाउट टचिंग द वॉल ऑफ द बीकर। इमर्ज्ड का मतलब कंप्लीटली इमर्ज्ड यहाँ पर है। और देन आफ्टर इट्स डन, लाइक कि आपने ओरिजिनल वेट लिया और बायनेंसी कितना आया वो पकड़ लिया, इन दोनों को यूज करके अपना आंसर बता दिया। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से उसको रीड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। पिक्चर अगर दे देता है तो बहुत आसान हो जाता है, एंड सम टाइम इट राइट्स क्लियरली, तो जब क्लियरली लिखता है तो और भी आसान होता है। अब इसको आप ये समझिए कि ऐसी सिचुएशन है, इसको स्टोन को पुश कर रहे हो, फिर कितना रीडिंग आएगा, ये पुशिंग फोर्स कितना है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो हम पुशिंग फोर्स भी बता सकते हैं। लेकिन उसने वो नहीं पूछा, उसने पूछा कि बताइए कि रीडिंग कितनी आएगी। तो पुशिंग फोर्स ना निकाल करके आप बायनेंसी निकाल लीजिए, वहां से भी अपना आंसर हो जाएगा। Question number next then, after 23 it was 30, 29 then 30. So let me go for 29. Hopefully आपको समझ में आ रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, and if it is not clear let me know anytime. Question number 29. कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर भी निकाल दे रहा हूँ सो दैट कि आप की कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, और जिसका आंसर नहीं निकालना हो वो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, उस कंडीशन पे मैंने छोड़ा है। और आप घर पे उसको जरूर सॉल्व कीजिए, आंसर तो निकालिए, क्योंकि जब तक आपका आंसर नहीं आएगा आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। Question number 29 says a jet of water with a cross section given strikes a wall at particular angle to the normal and rebounds elastically. जैसे आप इतना पढ़ते हो तो आपको इलास्टिक कोलिजन वाले चैप्टर में कुछ केसेस किए थे, कुछ केसेस किए थे, इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए कि एक वॉल हुआ करता था, याद है, एक वॉल वाला केस हम लोगों ने किया होगा। मेरे को जो याद आया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी आपको भी इसी तरह सोचना चाहिए कि एक बॉल इस तरह से गया था किसी एंगल पर, फिर वो इधर से रिबाउंड करके जाता था। फिर आपने ये भी देखा था कि अगर इलास्टिक कोलिजन है, सो ये जो एंगल होता है सेम एंगल ये बनता है, जिस वेलोसिटी से जाता है उसी वेलोसिटी से आता है। ये सारी स्टोरी आपके दिमाग में इमीडिएटली रन करनी चाहिए जैसे आप ये लाइन पढ़ते हो। तो इससे फायदा क्या होता है कि इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा, और इसका जो भी यूज आएगा उसको हम लोग कर लेंगे आगे पढ़ते पढ़ते। और इलास्टिकली है इसलिए थीटा बराबर हो गए, वो वेलोसिटी भी वही रहेगी, एंड एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो इलास्टिक में लॉस नहीं होता है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द जेट इज 12, वेलोसिटी भी दे रहे हैं, फोर्स कितना लगेगा वॉल पे ये बताना है। नाउ स्टोरी खत्म हो गई कि आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, तो मोमेंटम
मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा और वेलोसिटी को पता करना पड़ेगा। एरिया इसने दे रखा होगा, बिल्कुल एरिया दे रखा है, तो इसका ये एरिया ऐसे जा रहा था, तो ये जो वॉल्स थे इनका एरिया दिया था, फिर ये एरिया स्ट्राइक करने के बाद बदल जाता है। तो यहाँ पर हम मोमेंटम चेंज तो कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने को मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करना आता है। यू आर आस्किंग 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा आएगा क्या? व्हाट इज एंटी इन ऑप्शन? एंटी का फोर्स है, फोर्स को न्यूटन बोलने की कोशिश कर रहा होगा, टी एक्स्ट्रा लगा दी, उसकी जरूरत नहीं थी, एन लिखता तब भी चल जाता। और वैसे भी आप समझेंगे ये फोर्स है तो फिर वो न्यूटन होगा। प्रैक्टिकली वो टी टी गायब होना चाहिए, एन से ही न्यूटन का काम चल जाता है, तो आप न्यूटन मान के चलिए उसको। फिर आप जानते हो कि अगर ये डायरेक्टली जा रहा होता तो ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है इसका हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से कितना फोर्स आता है। अगर ये 60 डिग्री नहीं होता, 60 डिग्री नहीं होता तो रो ए वी स्क्वायर इज द फोर्स। इन केस वो उसका मोमेंटम बाद में जीरो हो जाता है, और अगर मोमेंटम चेंज रिफ्लेक्ट करता है तो 2 रो ए वी स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो उस डायरेक्शन को बदलते हुए देखना पड़ेगा अपने को। सो अभी आप क्या कर सकते हो कि इसका कंपोनेंट कर लो। ये जो फोर्स जाता है रो ए वी स्क्वायर, ऐसा बोलोगे कि रो ए वी स्क्वायर का पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना फोर्स इसके साथ चल रहा था, और ये एफ आ गया तो फिर हमको टोटल एफ कैलकुलेट करना होगा। हम जानते हैं कि ये एफ इधर जा रहा होगा, दूसरा एफ उसको सपोर्ट करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, दूसरा ये वाला कंपोनेंट आएगा। आप पाओगे कि एंगल थीटा होगा तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक मोमेंटम एफ कॉस थीटा देगा, दूसरा मोमेंटम भी एफ कॉस थीटा देगा, तो टोटल आंसर हम लिख देंगे 2f कॉस थीटा। इसका मतलब हम लिखेंगे ट्वाइस रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। ये पॉइंट लॉजिकली आपको जम रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं जम रहा है तो फिर उसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। सो ये डायरेक्टली वहां से बारो कर लिया गया कि फोर्स जो होता है एक स्ट्रीम की वजह से, जिसमें रो डेंसिटी होती है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वी वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो उसके साथ इतना फोर्स जा रहा होता है, फिर वापस होगा तो सेम अमाउंट का फोर्स इधर जाएगा। और मोमेंटम चेंज में बेसिकली हम दोनों को ऐड अप करते हैं, तो पहले ये पता किया कि वॉल को कितना फोर्स लगा है, इतना फोर्स लगा है, फिर वॉल को जाने के टाइम पे कितना लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा, तो 2f cos थीटा लगा देंगे। और आपसे पूछा गया फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, तो बस वॉल पर एक्ट करने वाला फोर्स पता कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो इसको नोट कर सकते हो, इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आपने 30 पूछा हुआ है। 30 ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ग्राफ्स को पूछने से स्टूडेंट की एबिलिटी चेक हो जाती है कि वो उसको इमेजिन कर पाता है और मैथमेटिकली लिंक कर पाता है या नहीं। सो ऐसे बोलता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इंक्रीजेस अलोंग द लेंथ लीनियरली। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर रहा है, और वो भी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे बढ़ रहा है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर एज वी मूव अलोंग द इट्स लेंथ इन द डायरेक्शन फ्लो इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ्स। सो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा बढ़ रहा है, तो एक पिक्चर बना लेते हैं, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और ये जो इंक्रीमेंट है वो लीनियर इंक्रीमेंट है। तो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी तो हम मैथमेटिक्स को भी लगाएंगे, और इस तरह से ये बढ़ रहा है। लेट्स से स्मॉल आर रेडियस थी या r1 रेडियस था, तो ये r2 रेडियस हो जा रहा है। लीनियर रिलेशन चल रहा है। प्रेशर के बारे में बात करनी है। अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ के प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है। सो बर्नौली लगा लीजिए, बर्नौली आपको हेल्प करेगा। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से वेलोसिटी आ जाएगी, बर्नौली से उसकी वैल्यू आ जाएगी।
सो सेम लेवल पर है तो हम लोग लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। फिर रो वन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो P को P नॉट भी मान सकते हैं कि प्रेशर का वेरिएशन देखना है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब इन वेलोसिटीज को अपने को कन्वर्ट करना है, तो किसी भी हमको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर V2 के टर्म में लिखना चाहेंगे तो V2 के टर्म में लिख सकते हैं, ये बनेगा V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब अपने को ये देखना है कि ये जो वेलोसिटीज हैं वो x के साथ कैसे रिलेटेड हैं। सो V2 की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर से कंटिन्यूटी इक्वेशन से, तो ये बनेगा P1। मैं मैथमेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ और लॉजिकली भी सोचा जा सकता है। हाफ रो ये बनेगा V1 स्क्वायर, V2 के प्लेस पर आप लिखोगे A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर। बेसिकली इट्स कमिंग P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस, और आप ऐसे भी लिख सकते हो A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, इस पे ये समझना है कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कॉन्स्टेंट्स है। P2 इज अ प्रेशर दैट वी नीड टू फाइंड, P1 इज अ फिक्स पॉइंट। इसका मतलब है जो प्रेशर ग्राफ आएगा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, किसी एक वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो ये भी एक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके साथ आएगा एक ये नंबर जो बताएगा वेरिएशन। ये जो नंबर है इस पर x का रोल आ रहा होगा, इस पर x का रोल आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, सपोज के लिए x डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो R1 R2 में आपस में एक लिंकेज बन जाएगी। उस लिंकेज को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल लो कि x हम किसी जनरल पॉइंट पे लेते हैं, तो यहाँ की रेडियस r हो जाएगी। तो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज गोइंग टू बी इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई L। लेट्स L लेंथ लिया इनटू x। बेसिकली ये लीनियरली डिपेंडेंट है x पर, तो जो r होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट है x पर। तो एरिया कैसा होगा, तो किसी भी पॉइंट का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया कुछ स्क्वायर पर आएगा, और ये पॉजिटिव टर्म के स्क्वायर के साथ जाएगा, तो ये पॉजिटिव का स्क्वायर रहेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर के टर्म पे रहेगा। सो ये जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर के टर्म पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब P2 जो होगा वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। एक्स स्क्वायर जैसे ही आपको समझ में आया तो सी ऑप्शन को हटा देंगे, सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। और फिर आप वैसे भी समझ सकते हो कि P1 P2 में प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, तो वहां से भी हम पता कर सकते हैं क्योंकि A2 आपका बड़ा है, तो ये नंबर कैसा जा रहा है, ये नंबर ऐड हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा और स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा। तो बढ़ेगा स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, इसका मतलब सी तो पहले नहीं था, बी भी नहीं रहेगा। ये जो बता रहा है ए और डी में, फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो ए और डी में फिर आप जब कंपैरिजन करोगे तो अब देखोगे डी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, पहले कांस्टेंट रह रहा है फिर बढ़ रहा है, और इस पे देखोगे कि ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फिर डी को भी आप रिजेक्ट करके ए पे जा सकते हो। और अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना चाहते हो तो फिर आर की वैल्यू को यहाँ पर यूज करके पाई आर स्क्वायर करके इस पे रखो, A1 को कांस्टेंट पकड़ो, फिर देखो कि इक्वेशन कैसे बन रही है, वहां से भी अपना आंसर दे सकता है। बाद में सेटल डाउन कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लैट होता जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि A2 नीचे भी है और A2 ऊपर भी है, तो उस तरह से फिर हम ए पॉइंट को आंसर कर सकते हैं। आपको अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर एक बार चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन लाइकली लग रहा है। और वैसे भी आप जानते हो कि अगर उस टर्म में बात करोगे तो यहाँ की वेलोसिटी v1 है, यहाँ की वेलोसिटी v2 है, तो आपको पता होता है v1 ज्यादा है तो p1 कम होगा, p2 बढ़ेगा तो बढ़ता हुआ देखना है। एंड देन बढ़ने में भी स्क्वायर टाइप का आएगा, फिर ये ए स्क्वायर नीचे भी आएगा, तो उसको देख करके बता सकता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 30 हो गया, 23rd भी कर लिया। नेक्स्ट इज 35, 37। इसके बाद लास्ट टू क्वेश्चन है। 35, 37 को पहले पकड़ लेते हैं। 35 इज हियर। It says a cylindrical vessel open at open at the top is this centimeter high, this centimeter in diameter.
A circular hole whose cross section is given is cut at the center of the bottom of the vessel. The water flows from a tube above it into the vessel at a rate given. The height of water in the vessel under state is अंडरस्टेड मतलब अंडर स्टेडी स्टेट बोला होगा. सो यहाँ पर कुछ मिसिंग जैसा लग रहा. अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में कितना लेवल रहेगा फ्लो का वो अपने को बताना है. इसको रीड करने से अपने को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अपने पास एक वेजल है और इस वेजल पर आपने एक ये ऊपर से ओपन है एंड यू हैव सम चैनल, वहां से लिक्विड को इस पे पोर कर रहे हो एंड यू हैव अ स्मॉल ओपनिंग जहां से लिक्विड बाहर जा रहा है. अपने को पता करना है कि स्टडी स्टेट पर ये कितने हाइट पर रहने वाला है. तो ये हाइट अपने को पता करनी है. सो बहुत सिंपल. A1V1 इज इक्वल टू A2B2. जो आने वाला रेट है वो जाने वाला रेट होना चाहिए. आने वाला रेट कितना होगा? आने वाला रेट आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो जो 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है यही होना चाहिए जाने वाला रेट. तो जाने वाला रेट ये ए नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया वी नॉट वेलोसिटी, तो ए नॉट वी नॉट के बराबर हो जाना चाहिए. दैट्स डन. नाउ ए नॉट आपको पता है. ए नॉट कितना दिया गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. से बोलोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. वी नॉट कितना होगा? √2GH. √2GH. सो ये भी सेंटीमीटर में था, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो इसको सेंटीमीटर में रख लीजिए. यहाँ से एच पता कर लीजिए, आपका एच आ जाएगा, आंसर हो जाएगा. so, जब कभी स्टेडी स्टेट आएगी तो जितना फ्लो रेट आएगा उतना फ्लो रेट जाएगा, ऐसा अपने को पता करना था. सो यूल फाइंड कि नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 35 इस तरह से हो जाएगा. इसके बाद आपने 37 पूछा था. लेट मी चेक वेदर इट्स फॉर 37. 35 हो गया. यस 37. Question number 37 is here. It says a vertical tank open at the top, ठीक है, is filled with a liquid and raised on a smooth horizontal surface, ठीक है. A small hole is open at the center of one of the side of the tank, ठीक है. The area of cross section of the tank is n times the whole area, okay. N is a large number, you know that. Neglect the tank mass of the tank. Initial acceleration. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है मैंने टेस्ट में दिया हो, और नहीं दिया तो आगे आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं. सो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, देन यू कैन रिमेम्बर कि क्या करना होता है. ये किसी हाइट तक फील्ड है, लेट से कंप्लीटली फील्ड है, और आपसे बोलता है कि किसी यहाँ पर एक सेंटर पे आपने ओपनिंग कर दिया. सो अगर इसकी हाइट h दिया गया है तो ये जो आपने ओपनिंग किया वो h/2 पे किया है. सो यहाँ पे कितना वेलोसिटी आएगा वो पता कर लेंगे. उसके लिए ये हाइट मैटर करेगी, विच इज h/2. ना स्मूथ सरफेस पे रखा है यानी फ्रिक्शन नहीं है. ये लिक्विड बाहर निकल रहा है. जब कभी लिक्विड बाहर निकलता है तो फोर्स लगता है मोमेंटम चेंज की वजह से. किस पर? टैंक पर. ये टैंक पर फोर्स लगेगा. टैंक पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना फोर्स वो लिक्विड निकलते टाइम लगा रहा होगा. तो ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी रो ए वी नॉट स्क्वायर. ए का मतलब ए नॉट. सो हम लोग जानते हैं फोर्स की जो वैल्यू होती है रो ए वी स्क्वायर होती है. रो ए वी dm/dt होता है, वी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स आ जाता है. आपको एक फोर्स पता चल गया और इसका मास आपको इग्नोर कर देना है टैंक का. तो वाटर का मास होगा तो वाटर का मास एम पकड़ लेते हैं. तो एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में. टैंक इमीडिएटली बैक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा. किस एक्सेलरेशन से? फोर्स डिवाइड बाय मास, एंड दैट्स डन. एंड अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर अपना काम हो गया. कैसे? फोर्स की जगह कितना लिखेंगे? रो ए नॉट वी नॉट स्क्वायर की जगह लिखेंगे √2g के स्क्वायर. दैट मीन्स 2gh/2. अगली लाइन में आपको आंसर ही मिल जाएगा. डिवाइड बाय मास. मास को क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू व्हाट. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू राइट इट एज हाइट व्हिच इज h. सो इसको बाद इसको सिंपलीफाई कर लेंगे. अभी हम लोगों ने वेलोसिटी को सिंपलीफाई करके लिखाया हुआ है, तो ये अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा. रो कैंसिल हो गया और h कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. ये a नॉट बाई a इंटू जी आ जा रहा है. फिर उसने बोला कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया टैंक का है, टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया वही होगा जो मैंने नीचे लिया हुआ है. ये रेशियो आपको n टाइम्स दिया गया, तो ये g/n हो जाएगा. ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देंगे. सी ऑप्शन.
यू फाइंड कि देखने में पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप सॉल्व करते हो तो रूल्स बेस्ड है। लिक्विड बाहर जा रहा है तो टैंक पर बैक साइड फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा वो अपने को पता होना चाहिए। फिर एक्सेलरेशन मास से डिवाइड होना चाहिए, मास में टैंक का मास भी आएगा, लेकिन टैंक के मास को निग्लिजिबल बोला है। अच्छा, मैंने v को, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मैंने v नॉट लिखा है तो v नॉट को क्या यूज किया है, √2gh यूज किया है, जबकि अपने को पता है कि ये नहीं होता। इसका एक्चुअल वर्जन क्या होता था, दैट यूज्ड टू बी सम सॉर्ट ऑफ दिस √2gh डिवाइड बाई 1 माइनस a नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, ऐसा होता था। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये रेशियो 1/n दिया है, तो 1/n स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। सो आप पाओगे कि इसमें मैंने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया, इसको क्यों कंसीडर किया, वो क्वेश्चन के इंटेंशन से उसने देखो बोला ये बात कि स्मॉल क्रॉस सेक्शन है, होल के बारे में बताया होगा, होल बहुत छोटा है, कहीं पर लिखा होगा कि स्मॉल होल है। हाँ, स्मॉल होल है, ये देखो जैसे उसने स्मॉल होल बोला, इसका मतलब उसकी इंटेंशन ये बात पर है कि √2gh आप यूज करो। आप यहाँ से भी निकालोगे सिमिलर आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें n 1 माइनस n स्क्वायर या n स्क्वायर माइनस 1 जैसा कुछ आएगा, और वैसा ऑप्शन में भी नहीं दिया उसने। तो स्मॉल होल का मतलब आपसे बोल रहा है कि आप ऐसा √2gh यूज करो। बाकी उसने एरियाज के रेशियो भी दिए हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एरिया का रेशियो आएगा जिसको सेटल करना पड़ेगा। और इसने आपसे क्या पूछा है, इनिशियल एक्सीलरेशन। तो जस्ट आफ्टर द सिचुएशन आपको बतानी है, उसके बाद क्या होगा, हाइट कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि फोर्स कम होगा। तो वो सारी स्टोरी हम लोग रीड कर सकते हैं क्योंकि अपने को काइनेमेटिक्स के बारे में आइडिया है। आपने लिखा बट एज द टाइम पासेस प्लीज एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फोर्स। उसके बारे में आप क्या कर सकते हो कि जैसे टाइम पास करता है तो ये ऊपर वाला जो h/2 है, उस h/2 को y पकड़ लीजिए, उसको वेरिएबल बनाइए। जब वो वेरिएबल होगा तो फिर v नॉट में एक वेरिएबल आएगा और फिर यहाँ पर y आएगा, तो ये y पे डिपेंड करेगा, और y पे फोर्स डिपेंड करेगा तो एक्सेलरेशन भी डिपेंड करेगा। तो यानी जो एक्सेलरेशन, आपसे पूछ सकता है whether this acceleration is a constant acceleration, you say no, whether it's a variable, you say yes। फिर आपसे पूछता है t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बताइए, तो t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। सो फिर उसके लिए हम यूज करेंगे a इज इक्वल टू dv/dt, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। उतने डीप पे नहीं जाता वो, अगर इतना भी आपसे पूछता है तब भी सफिशिएंट है कि वो एक्सेलरेशन बताइए, ये आपके लेवल का काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आगे आप लिखते हो इट आल्सो मेंशंस n इज लार्ज नंबर। हाँ, तो वो l को लार्ज नंबर मेंशन कर रहा है, स्मॉल को छोटा बोल रहा है, होल को बहुत स्मॉल बोल रहा है। इसका मतलब वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि √2gh की तरफ जाइए। फिर आप लिखते हो एंड इफ्लक्स वेलोसिटी विल बी रिलेटिव ना, आगे चल करके इफ्लक्स वेलोसिटी रिलेटिव टू द टैंक। यस, तो जब भी हम ये लिखते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टैंक। जो भी इफ्लक्स वेलोसिटी आती है वो टैंक के रिस्पेक्ट में आती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो फिर टैंक की वेलोसिटी निकालो, फिर उसके से रिलेटिवली यूज करो। सो दैट्स गुड पॉइंट कि हमको रिलेटेड टू द टैंक की बात करनी होगी। So that was your next question. Now we can go for last two questions, which are 44 and 47. 44 and 47. So question number 44 is here. A cylindrical vessel of cross-sectional area which is given to you is fitted with a frictionless piston of mass which is given to you and filled with the water completely. The small hole is at the bottom, opened at this point. ये हमको लगता है क्वेश्चन एग्जाम में भी, टेस्ट में भी आया हुआ है, और टेस्ट में हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। So question number 44 we have discussed in the previous test discussion, जिसमें पिस्टन लगा होता है तो पिस्टन की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। हिंट तब भी मैं दे देता हूँ, जब कभी पिस्टन लगाएगा ऐसा, उसका मास m होगा टैंक के ऊपर, ये रहा पिक्चर है। तो यहाँ का प्रेशर जो हम लोग बर्नौली लगाते थे ना, तो पी नॉट लेते थे, अब प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर होगा P नॉट प्लस mg/a। तो mg/a एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। देन यहाँ पर अगर आपने ओरिफिस बनाया है तो यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ के प्रेशर को P नॉट पकड़ेंगे, ऊपर के प्रेशर को P नॉट प्लस mg/a पकड़ेंगे। नाउ यू गो फॉर द बर्नौली, राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन, सिंप्लीफाई इट, मेक अ फॉर्मूला। आप चाहो तो इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, और जब भी पिस्टन आएगा तो वही फॉर्मूले में पिस्टन का मास लगाओ, अपना आंसर निकाल लो इफ्लक्स वेलोसिटी का। और
टेस्ट पेपर के डिस्कशन में मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हो। सो 44 डिस्कशन हो रखा है। 47 कुछ पावर से रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ डेप्थ गिवन and delivered through a pipe of cross section this. If it is needed to deliver volume this per second, the power required would be what? So आपसे पूछता है कि आपको इतना वॉल्यूम पर सेकंड देना। सो पावर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dm/dt, द रेट ऑफ फ्लो दिस इनटू mgh होता है g into h। ऐसा हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, पावर जब किसी लिक्विड को किसी डेप्थ से ऊपर लिफ्ट करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में इसको स्टडी किया था, आपको याद हो, dm/dt रो जी और g into h। बस उसी को आपको लगाना है। इसने बोला है कि वाटर को पंप करना है 10 मीटर डेप्थ से, ठीक है, तो जी को एच को 10 रख देंगे, जी को भी हम 10 ले सकते हैं, 9.8 लग सकते हैं। यहाँ पे 9.8 लीजिए क्योंकि जो ऑप्शन दिख रहा है वो 9.8 4.9 पॉइंट्स में आ रहा है। एनीवे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको दे रखा है, और आपसे पूछता है इफ इट इज डिलीवरिंग मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है। फिर चाहिए कि अपने को मास फ्लो रेट चाहिए होगा, तो पावर रिक्वायर्ड करने के लिए एच पता है, जी पता है, dm/dt मिला तो काम हो जाएगा। फिर आप देखते क्या दिया है इसने, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया गया dv/dt। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी, तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। और 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड था, ठीक है, और यहाँ से अपने को वेलोसिटी पता चल जाएगी, किस वेलोसिटी से निकल करके ले आ रहे हैं। एक बार वेलोसिटी पता चल जाएगी तो पावर रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी, यहाँ से भी इसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी चलेगा। ये अपने को पता होता है रो ए वी क्यूब, रो ए वी क्यूब भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। सो तो फिर अब dm/dt, ये दोनों इसके लिए आपको dm/dt की जरूरत पड़ेगी, तो वो dm/dt अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो इस तरह से भी बढ़ सकते हैं। ये वॉल्यूम है, ये आपको गिवन है, यस, ये आपको गिवन है, यस, यहाँ से v निकालेंगे। एक बार v निकल के आएगा तो हम पावर निकालना चाहेंगे, पावर आएगा रो ए वी स्क्वायर, ए भी गिवन है, v क्यूब, v भी गिवन है, ये भी पता चल जाएगा। बस यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा, रो ए वी क्यूब लगाएंगे तभी पावर का रिक्वायरमेंट आ जाएगा, पावर प्रोड्यूस बाय दिस। लेकिन इसमें mgh का क्या रोल आएगा वो एक बार देखना पड़ेगा। सो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ क्या है 47, और उसके बाद फिर इसका सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि पिक्चर बनाना ज्यादा जरूरी हो जाएगा अपने लिए। मैं शॉर्ट में बोला, एक बार इसको इसने बोला कि पावर रिक्वायर्ड, इसने बोला, अगर ये बोला होता कि पावर प्रोड्यूस्ड तो अपना रोए भी काम कर जाता, तो दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं लिक्विड है और इस तरह से बाहर इसको लेके आना है, तो ये वेलोसिटी कितनी है ये हम पता कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन कितना है ये हम पता कर सकते हैं, डेप्थ कितना है ये हम पता कर सकते हैं। और अगर वाटर को आपको लिफ्ट कराना है तो लिफ्ट कराने के लिए भी पावर देनी पड़ेगी और इसको बाहर निकालने के लिए भी पावर देनी पड़ेगी, तो दोनों का यूज आएगा। तो जो नेट पावर आनी चाहिए, पावर नेट जो रिक्वायर्ड है वो dm/dt इंटू जी इंटू एच, ये लगेगा उसको लिफ्ट कराने के लिए, प्लस वेलोसिटी देने के लिए कितना लगेगा, रो ए वी क्यूब। इस एक्सप्रेशन से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, जो dm/dt होगा उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, dm/dt के प्लेस पर आप लिखोगे मास, dm/dt हमको पता होता है ना क्या होता है, dm/dt इज रो ए वी, और जी पता हो गया। अब आपको v पता करना होगा, v पता करेंगे, रो ए वी पता करेंगे और रो v का यूज कर लेंगे, अपने को आंसर पता चल जाएगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये जो v वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी बाय व्हिच इट इज गोइंग, क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शन होगा तो सेम तरीके से चल रहा होगा।
ये कैसे आया, इसके बारे में हम लोग वर्क पावर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा सस्पिशन है मेरे को, तो सस्पिशन को रिमूव करने के लिए आप ऐसा बोलो कि हमको पावर कैलकुलेट करनी है ना, तो वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कोई फोर्स लग रहा होगा नहीं, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इन 2 पॉइंट्स पे बेसिकली बर्नौली जैसा ही कुछ हम लोग लगा रहे हैं। सो इसको अगर जब उधर ले जाएंगे, सो ये आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी माइनस mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो इसको आपको यूज करना चाहिए, दैट्स गोइंग टू बी द गुड वे, एंड दिस इज गोइंग टू बी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट प्लस काइनेटिक के लिए आपको वर्क डन कराना पड़ेगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, इसको एज ए नोट भी यूज कर सकते हो कि जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग ये करने वाले हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी डिवाइड बाय टाइम। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज द पावर रिक्वायर्ड, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डीएम बाई डी टी आ जाएगा, क्योंकि डीएम बाई डी टी इसलिए आएगा क्योंकि मास वेरी कर रहा है, जी और एच कांस्टेंट है, प्लस हाफ डीएम बाई डी टी वी स्क्वायर। नाउ अब अपने को पता होता है ये जो डीएम बाई डी टी है, दैट्स गोइंग टू बी द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, रो ए वी, इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा रो ए वी इंटू जी एच प्लस हाफ रो ए वी, और वी का क्यू आ जाएगा। देखिए माइनस से डिफरेंस आया जो कि एग्जाम में काफी क्रिटिकल हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने लिखा था उसमें ये हाफ नहीं दिख रहा था, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ की ये जो वेलोसिटी है ना वो जीरो है, और इस जीरो वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक ले जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर लगती है। सो नाउ यू कैन रिमेंबर द पावर रिक्वायर्ड is going to be this. Please note this as your note point, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है कि कितना पावर आएगा। सो 2 तरह की पावर आएगी, एक तो इसको लिफ्ट कराने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट पावर। सो ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज पावर रिक्वायर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज पावर रिक्वायर्ड अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट के अगेंस्ट जो पावर आती है वो हाफ रो ए वी क्यूब के बराबर आती है। सो ये आपका 47 एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें फाइनली सेटल्ड ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आप इक्वेशन बनाओ, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, पावर के टर्म में ले जाओ और उसको डीएम बाई डी की जगह रो ए वी कर लिख सकते हो। ओके, सो दीज वर योर आस्क्ड क्वेश्चंस। इसके बाद में आपने कुछ लिखा है, मैं वो पढ़ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, हालांकि टाइम भी हो गया आपका। आपने लिखा इन 37th क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ वाटर विल बी पैराबोलिक ड्यू टू वेरिएबल एक्सेलरेशन, सो हाउ टू फाइंड ए फ्लक्स, रो एडी बाई डी टी होगा ना। सो क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर 47 आपने नोट कर लिया होगा तो 37 में अगर आपको जरूरत पड़े हिंट की तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा ये 37 ही तो था, हाँ इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया ना। तो आपने बोला कि द सरफेस ऑफ वाटर विल बी पैराबोलिक, सरफेस ऑफ वाटर विल बी पैराबोलिक। सरफेस ऑफ वाटर के बारे में बोलोगे ना, सरफेस ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक नहीं होगा, पैराबोलिक तो रोटेशन में आता है, ये स्ट्रेट होगा। एक बार जब इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप पाओगे कि कुछ ऐसा आने लगेगा बाद में, और उसका जो स्लोप होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। एक्सेलरेशन चेंज होगा तो स्लोप चेंज करेगा, लेकिन वो रहेगा प्लेन, पैराबोलिक नहीं रहेगा। सो अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तब भी वो प्लेन सरफेस रहता है। पैराबोलिक कब आता है, जब हम रोटेशन कर रहे होते हैं। ओके, सो ये आपके आज के डाउट्स थे। तो आज हम लोगों ने फ्लूइड का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया है। इसको घर पे एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो, जितना भी पॉइंट्स मैंने बोला है, और कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे उनको नोट डाउन कर लो। एंड इसके बाद आगे भी एक सेकेंड एक्सरसाइज है, थर्ड है, सो हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। और अगर आपको उसमें कोई डाउट रहता है तो वो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो कि जो इससे रिलेटेड डाउट है, और इसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा, नहीं किया है तो मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता। इसके बाद सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का मैंने आपको क्वेश्चन का कलेक्शन दिया था, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आज भेज देता हूँ।
तो अगर आपने सॉल्व किया तो आपको वहां से हिंट मिल जाएगी। आंसर की तो आपके पास ऑलरेडी है। और टेस्ट पेपर में सरफेस टेंशन विस्कोसिटी तक ही है, उसके आगे इलास्टिसिटी है वो अभी नहीं है, वो नेक्स्ट टेस्ट पे रहेगी। कैन यू प्लीज शेयर जेई मेंस 2021 5 क्वेश्चंस? चेक करना भी है, एनटीए ने अगर अपलोड कर दिया, एनटीए अपलोड करेगा या फिर किसी बच्चे के पास मिलेगा, तो आप किसी फ्रेंड से भी आस्क कर पता कर सकते हो, और अगर हमको एक्सेस होता है तो मैं आपको भेजता हूँ। ओके।